हरे कृष्णा। तो मैं फिर से शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है, तो कल तक हमने कवर कर लिया था कि जो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर है वो चपटा कैसे है, जो भूमंडल की स्थिति है। और आज हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रह्मांड की संरचना है, वो जो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उनका वर्णन आता है। तो देखिए, कल तक हमने ये देखा था कि जो गोल ब्रह्मांड है उसके निचले भाग में आधा जो ब्रह्मांड है वो गर्भोदक सागर से भरा हुआ है। बीच में हमारा भूभाग है या भूमंडल है, और भूलोक भी जिसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो ब्रह्मांड है किस तरह से उसकी संरचना है। तो ये जो ऊपर वाला आपको कमल के रूप में हमने जैसे कल डिस्क्रिप्शन किया था कि कमल के रूप में है, और जो बीच की पत्ती है वो हमने यहाँ पे देख ली थी। वो हमारा भूलोक था, जो बीच की पत्ती थी, अब कमल के ऊपर का हिस्सा। तो सबसे पहले देखते हैं कि सन गॉड की चैरियट कैसे है। बस मेरे को एक क्षण दीजिएगा, बस एक क्षण दीजिए। हरे कृष्ण, माफ कीजिए। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि सूर्य देव के बारे में क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरू पर्वत की स्थिति, जो भूमंडल हमें चपटा दिख रहा था, एक्चुअल में वो ऐसा ट्रायंगल शेप में है, उठा हुआ हिस्सा है। तो भूमंडल के सबसे बीच वाले हिस्से में मेरू पर्वत की स्थिति है। और हमने कल जो मतलब ब्रह्मा जी का जहाँ निवास स्थान है, जो कि पुष्कर द्वीप है, उस पे मानसोत्तर पर्वत की स्थिति को भी बतलाया था। अगर आपको ध्यान हो तो, कि मानसोत्तर पर्वत जो है वो पुष्कर द्वीप को दो भाग में विभाजित करता है, या इट डिवाइड्स द पुष्कर द्वीप इनटू टू। दो भाग में विभाजित कर देता है पुष्कर द्वीप को। और इसी मानसोत्तर पर्वत के ऊपर आज हम देखेंगे कि जो सूर्य है वो तीनों लोकों में, तीन लोक कौन से, जो हमारा हम आगे चर्चा करेंगे, जो स्वर्ग लोक या उससे ऊपर वाले लोक हैं, बीच में पृथ्वी, और जहां तक सूर्य की प्रकाश जाता है उसको भी पता, भू भुवर और स्वर्ग, ये तीन लोगों का ऐसे डिस्क्रिप्शन आता है जहां तक सूर्य का प्रकाश जा रहा है। आप लोगों से सबसे विनती है, सब म्यूट पे रहें। ठीक है, तो जो सूर्य की स्थिति है वो भूमंडल में सबसे बीच में है। तो अगर हम मैप में देखें सूर्य की स्थिति, जो भूमंडल का सॉरी जो ब्रह्मांड का बीच का हिस्सा है, एग्जैक्टली आधे में सूर्य की स्थिति है। कहने का मतलब है, अगर आप ब्रह्मांड को दो हिस्सों में विभाजित कर दें तो जो बीच में हिस्सा है वहां पे सूर्य अपनी परिक्रमा लगा रहे हैं। एक्चुअल कहां पर है ये, मिडल ऑफ अंतरिक्ष और भूवर लोक में। तो हमारे पास अंतरिक्ष और भूवर लोक है, जो हम आगे देखते हैं। वहां पे सूर्य मानसोत्तर पर्वत के ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं, और यही मानसोत्तर पर्वत हमने कल डिस्कस करा था पुष्कर द्वीप पे स्थित है। तो आप देखेंगे ये किस तरह है, सूर्य का जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह है कि मानसोत्तर पर्वत से 1 लाख योजन की ऊंचाई पर सूर्य का पहिया, जो वायु है उसके द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है, जहां पे सूर्य देव का जो रथ का पहिया है वो घूमता है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक पहिए का रथ इस दुनिया में भी हमें दिखता है, एक पहिए का। आप ऐसा न माने कि अगर किसी भी गाड़ी में एक पहिया है तो उसे चलाना बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि अगर वो पहिया चौड़ा होगा तो वो काफी आसान है। अगर उससे एक पता डंडे के रूप में किसी स्थिर वस्तु से जो पहिया है जुड़ा हो और उसके ऊपर रथ की स्थापना हो, तो बिल्कुल ये संभव है। तो मेरू पर्वत से एक एक्सल या फिर एक जो डंडा है, जो बीच का जो डंडा होता है रथ के पहिए का, वो निकलता है। ये 15.75 मिलियन योजना, 15.16 मिलियन योजन, करीब करीब आप ये लगाइए कि 1,75,50,50,000
योजन जितना ये लंबा है, और एक एक्सेल इसका, जो कि हमारा पता है जहाँ के कि महाराज वो ध्रुव रहते हैं, वहां से इसका एक एक्सेल जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए इसके दो एक्सेल हैं, एक हमारा वो ध्रुवलोक से जो कि पोल स्टार हम कहते हैं, और एक मेरू पर्वत से। और ये मानसोत्तर के ऊपर एक ऐसी जगह पे चलता है जहां पे वायुदेव ने वो वायु का प्लेटफॉर्म बना रखा है। जैसे कि हमारे लिए भूमंडल में हमें चलना है या धरती पे चलना है तो हमारे लिए पाथवेज हैं, ऐसी वायुदेव ने इनके लिए पाथवे बनाया है। वहां पे सूर्य भी आगे की तरफ चलते हैं या परिक्रमा लगाते हैं। सेम चीज हम देख सकते हैं हमारे पास जब ऑयल चर्निंग मशीन होती है जिससे तेल निकालते हैं, तो पुराने जमाने में आप जो बीच वाला हिस्सा है इसका जहां पे तेल निकलता है उसे आप मेरू माने, जहां तक ये जाता है उसे माने वो ध्रुवलोक, और जो बीच का हिस्सा है जो ये एक्सल है या फिर आप कहें डंडा है, जो कि बैल, मतलब बैल जिसे आगे की तरफ जोतते हैं, आप इसे वही एक्सल माने जो सूर्यदेव के पहिए से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज हम इसी तरह की सूर्य के साथ देखते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर सूर्यदेव की जो चैरियट है, जो रथ है उसका है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। ये आजकल मॉडर्न, हरे कृष्णा। तो जी मेरे को ये पूछना था कि ये जो आप बता रहे हैं जो सूर्यदेव का जो ट्रैक है, हाँ जी माता जी। वो वो मल्टीपल ट्रैक्स नहीं है? नहीं तो वो उत्तरायण और दक्षिणायन वगैरह फिर कैसे होता हाँ है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं अभी उतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा माता जी क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो होता क्या है कि 180 पथ हैं। तो 180 पथ जो हैं, आप वो 360 दिन अगर माने, तो हर एक दिन वो एक पथ पे सूर्यदेव चलते हैं। और जो वो ध्रुव महाराज हैं, जब अपने एक्सेल को अपनी तरफ खींचते हैं, तो सूर्यदेव जी जो है, मतलब ये वाला एक्सेल जो आपको ऊपर से वो ध्रुव लोक से दिख रहा है, इसको जब खींचते हैं ध्रुव महाराज, तो भागवत कहती है कि सूर्यदेव बाहर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, जो पहिया है वो दूसरे जो पथ हैं उन पे आ जाता है। तो खैर आप मोटा मोटा ऐसा माने कि जैसे रेस ट्रैक होता है ना, तो रेस ट्रैक में लेन्स बने होते हैं, पांच छह, अगर आपने पता ओलंपिक्स कभी देखा हो तो उसमें रेस ट्रैक्स बने होते हैं। तो अगर उसे ही पूरे ट्रैक को 180 भाग में विभाजित करके और ट्रैक्स बना दिए जाएं, तो वैसा ही सूर्य के कुछ मूवमेंट है। तो महाराज वो ध्रुव उसे खींचते हैं एक्सल को, और सूर्य देव की गति पता है उतनी ही धीमी होके वो थोड़ा आगे आके और फिर प्रदक्षिणा करते हैं। यस, थैंक यू। हाँ हरे कृष्णा। तो अच्छा हुआ माता जी ने प्रश्न कर लिया। ओके, सो कुछ ऐसा स्थिति है, आप देखेंगे जो ऑयल मशीन है जिससे हम ऑयल निकालते हैं, तो कोलू के जो बैल हैं, इसी तरह की स्थिति सूर्यदेव के रथ की है। हम आगे चलते हैं। आजकल भी हम इसी तरह का एक मॉडल जो मशीन है उसमें भी देखते हैं कि दो एक्सल लगे होते हैं, एक जिससे तेल निकलता है और एक जो मेन जो मशीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो आगे पीछे की तरफ घूम पाता है। आगे जाते हैं। सूर्यदेव का ये हनुमान चालीसा में भी सेम डिस्क्रिप्शन आता है, मैंने कल भी बताया था। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। तो जुग, इसमें 12,000 को, जुग को 12,000 का डिस्टेंस मानते हैं, सहस्त्र मतलब 1,000, और योजन जो कि 8 मील या वो फिर 1.6 मील का वो किलोमीटर का 1 मील, तो वो 13 किलोमीटर का एक योजन। तो आप इसे मोटा मोटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो 153 मिलियन किलोमीटर आता है, या फिर 1,53,00,000 किलोमीटर की हमारी कैलकुलेशन आती है तुलसीदास की हनुमान चालीसा से भी, जो कि सूर्य सिद्धांत भी इसे मानता है। एक्चुअली तुलसीदास जी ने ये सूर्य सिद्धांत से ही लिया हुआ है। तो सेम चीज हमारी यहाँ पे दिखती है। सिमिलरली आजकल की जो कैलकुलेशन है, जो रीसेंट कैलकुलेशन है, वो कहती है 150 मिलियन योजनास। तो 150 मिलियन योजनास एग्जैक्टली मैच करता है हमारे जो प्रीवियस कैलकुलेशंस हैं। तो आप देखिए साइंस को, मैं कल भी चर्चा कर रहा था, बड़ा खतरा ये है कि अगर उन्हें ये दिखे कि हमारे पास कैलकुलेशंस पहले से थी, क्योंकि फिर बहुत
पता है वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आप ये कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपके पास कैलकुलेशन पहले से है। तो ये बड़ा खतरा है साइंस को, पता है, बजाय कि हम ये कहें कि नहीं हमारा मॉडल सही है आपका गलत। सूर्य के बाद अब हम देखते हैं वो चंद्रमा की स्थिति। जो चांद हैं, सूर्य से उनको ऊपर बताया गया है, लेकिन वो किस तरह ऊपर हैं आप यहाँ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे पृथ्वी है, जो मेरू पर्वत है उसके दक्षिण में पृथ्वी है, तो एक तरह से अगर लंबाई देखेंगे तो सूर्य देव की काफी गहरी लंबाई है, दूर तक है सूर्य देव। लेकिन जो चांद है वो पास है हमारे। तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि चांद हमारे पास है और सूर्य दूर है। लेकिन भागवत में डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि हमारे जो भूमंडल है उसके ऊपर सूर्य है और फिर उसके ऊपर चंद्रमा है। तो एक तरह से आप ये मान सकते हैं भागवत के हिसाब से कि सूर्य हमारे पास है। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रही है भागवत। और जो साइंटिस्ट हैं वो एक स्ट्रेट लाइन या फिर एकदम आप वो सीधी रेखा खींचेंगे तो सूर्य का जो हमारे डिस्टेंस है या लेंथ है, लंबाई जो है वो काफी ज्यादा है। मून की स्थिति यहाँ पर है या फिर वो चंद्रमा की स्थिति सूर्य से ऊपर प्रदक्षिणा कर रहा है। जिस पथ पे सूर्य प्रदक्षिणा कर रहे हैं उनसे ऊपर मून या फिर चंद्रमा प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कितने ऊपर? 1,00,000 योजन ऊपर। तो जहां पे सूर्य का पहिया है वहां से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य रेस से वहां चंद्रमा की प्रदक्षिणा करते हैं। और ज्यों ही चंद्रमा वैक्सिंग या वेनिंग, आप विश्व में कहीं चले जाइए आपको सेम चंद्रमा दिखाई देता है। आप चाहे इंडिया में हो या फिर आप अमेरिका में हो, आपको वही वो चंद्रमा यहाँ दिखेगा और वही चंद्रमा अमेरिका में दिखेगा। कहीं भी चंद्रमा की जो स्थिति है, जो आधा या फिर 1/4 या 3/4 चंद्रमा दिखता है, या पूर्णिमा होगी अगर, तो पूरे विश्व में पूर्णिमा होती है। अगर अपूर्णिमा नहीं होगी तो कहीं भी नहीं होगी पूर्णिमा। तो इस तरह से हम मून की गति को देखते हैं। इसका जो वैक्सिंग फेज होता है, वैक्सिंग मतलब जब हमारा शुक्ल पक्ष होता है, तो उस समय ये पितरों के लिए रात्रि का काम करता है। और जो देवता हैं वो 15 दिन तक, हमारे हिसाब से 15 दिन तक वो दिन का अनुभव करते हैं, और जो पितरी हैं वो रात का अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दो लोग, देवता और पितरी, ये रहते हैं चंद्रमा पे। आधे क्षेत्र में देवता, आधे क्षेत्र में मतलब पितरी। और जैसे ही वेनिंग होती है, वेनिंग मतलब जब घटता है, जब कृष्ण पक्ष आता है, तो पितरी के लिए वो दिन का समय है। इसलिए हमारा जो अब पितृपक्ष आने वाला है 20 सितंबर से, वो आप देखेंगे कि उनके लिए दिन है। इसलिए हम जो भी कृष्ण पक्ष मनाते हैं वो पितरियों के लिए पता है, कृष्ण पक्ष उनके लिए दिन है, तो इसलिए हमारा पितृपक्ष कृष्ण पक्ष में ही साथ जुड़ के आता है। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक डाउट है। प्रभु जी, ये जैसे आपने बताया कि सन जो है वो क्लोजर है मून से, हाँ जी अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें जी तो जो सोलर इक्लिप्स होता है वो जी। कैसे होता है? क्योंकि अगर सन पहले है हाँ जी और मून बाद में है तो फिर हाँ जी। मून सन को कैसे कवर कर लेता है? हाँ, तो सोलर एक्लिप्स का क्या है प्रभु, कि अभी हम उसे, शायद काफी एडवांस क्वेश्चन है थोड़ा, आपने पहले पूछ लिया, मैं खैर यहाँ भी बता देता हूँ। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और वहां देखते हैं कि सोलर एक्लिप्स होता कैसे है। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी, अगर यहाँ स्थिति पृथ्वी की है, ये मून की भी स्थिति है, और ये सूर्य देव हैं, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। और इन दोनों के बीच में कहीं हमें दिखते हैं राहु और केतु। तो एग्जैक्टली जो नोड्स हैं मैं उसको डिटेल में भी डिस्क्राइब कर दूंगा। तो राहु और केतु एक्चुअली दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि वो इनविजिबल प्लैनेट्स हैं, काले हैं, मिट्टी से बने हुए हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है वायु पुराण में। तो
वो जो पता सैंड से बने हुए हैं वो कवर कर लेते हैं चंद्रमा को, तो इसलिए हम जो रोशनी है वो चंद्रमा की टकरा के, सूर्य से टकरा के हम तक पहुंचती नहीं है। तो एक्चुअली एवरीथिंग फॉल्स इन लाइन, पृथ्वी, राहु, इधर केतु, मून और सन, दैट्स हाउ एक्लिप्स हैपन। तो एक्लिप्स का क्या अर्थ है? एवरीथिंग फॉल्स इन वन लाइन, सन, मून, अर्थ एंड राहु और केतु। क्या मैं अपने आप को समझा पा रहा हूँ? प्रभु जी मैं थोड़ा समझा, लेकिन जैसे अगर मून और सन और अर्थ अगर एक लाइन में हैं, जी और अगर हम ये कह रहे हैं कि सन इज क्लोजर टू अर्थ, तो फिर मून सन को कैसे कवर कर रहा है? मेरा मतलब ये डाउट है, अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो मून जो है वो क्लोज होगा सन को, सॉरी सन जो है वो क्लोज होगा अर्थ से, और फिर हाँ मून जी, आएगा, तो हाँ फिर जी, मून कैसे कवर कर रहा है अगर एक लाइन में सब? मेरा मतलब हाँ जी। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे ये वाला मॉडल जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, जो हाँ सन जी, है हमें दिखता दूर है, हमें जो सन है दिखता दूर है क्योंकि इसका जी, एक्सल बहुत बड़ा है। जो सन जी, चैरियट है इसका एक्सल बहुत लंबा है, और जो हम्म, मून चैरियट है उसका एक्सल छोटा है। लेकिन अगर हम वर्टिकली देखें तो सन इज क्लोजर, जो सन का प्लेन है, हम्म, आप ये देखिए जो सन का एक्सल है वो हम्म, भूमंडल से थोड़ा नजदीक है, मतलब अर्थ से, भूमंडल नहीं कहना चाहिए, अर्थ से, भूमंडल भी कह सकते हैं। और जो मून का एक्सल है वो भूमंडल से या अर्थ से थोड़ा दूर है। तो हम हम्म, जब जब हम वर्टिकली स्ट्रक्चर को देखते हैं तो मून दूर है, लेकिन हमें दिखने में ऐसा प्रतीत होता है, या फिर आप डिस्टेंस निकालें जो कि हमारे सूर्य सिद्धांत में भी है, कि ये 150 मिलियन योजन है, 153 मिलियन योजन, और 1,53,00,000 योजन। जी, क्या मैं अपनी बात को रख पा रहा हूँ? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा समझ आया। हाँ जी। मैं तो आप कंटिन्यू कीजिए प्रोजेक्ट, मैं जैसा होगा शायद मेरे को थोड़ा समझ आएगा। हाँ जी, दूसरी बात क्या है कि जब ये प्रदक्षिणा लगाते हैं ना, जब हम्म, प्रदक्षिणा लगाते हैं तो जो सन है उसकी गति तेज है, तेज, अच्छा, और वो दूर से तेज है, लेकिन मून की गति और भी गति तेज है उससे भी। अच्छा, तो कहने का मतलब है जब वैक्सिंग और वेनिंग होती है, मैं आपको अभी मॉडल मेरे पास नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में अच्छे से कवर कर दूंगा। तो आपको उसमें एक वीडियो दिखाएंगे जिसके अंदर जैसे ही सन घूमता है तो 13.5 डिग्री का जो मिसमैच है वो आ जाता है, और एक एक करके जब पूरा 360 डिग्री घूम जाता है तो तीनों एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, और उस अलाइनमेंट को ही एक्लिप्स कहते हैं। तो जैसे ये जो डायग्राम है, जी इसमें जैसे नीचे जो भूमंडल है, जी। और ये अर्थ है, राइट प्रभु जी? नहीं, ये हमारा ग्रेटर अर्थ है, इसे आप ग्रेटर अर्थ है। हाँ अर्थ ना कहें, इसे आप अच्छा, ग्रेटर अर्थ कहें। अर्थ, इसमें जो हम पता भूमि रह रहे हैं वो भारतवर्ष का 9वां हिस्सा है, जो कि जी। मेरू पर्वत से साउथ में जो भारतवर्ष है उसका भी जो 9वां हिस्सा है, भारत भाग, उसमें है अर्थ, वो वही है अर्थ। तो प्रभु जी वो कहाँ पे होगा इसमें, मतलब अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं तो किधर देख सकते हैं वो? हाँ, उसके लिए मैं आपको जो मेरे प्रीवियस पता स्लाइड है ना वो दिखा दूंगा, पर अभी हम आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको वो भेज दूंगा कहाँ पर एक्चुअल नहीं, मतलब मतलब मैं लोकेशन। इसलिए पूछा था इस कंटेक्स्ट में, क्योंकि इस डायग्राम से देख के मेरे को ये समझ नहीं आता कि जैसे मून और सन हम्म। भूमंडल से एक लाइन में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि भूमंडल नीचे है, सन थोड़ा राइट में है, हाँ और जी। फिर मून ऊपर है। अब ये एक्सेस पे रोटेट जितनी स्पीड में भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी रिलेटिव पोजीशन तो सेम ही रहेगी। नहीं प्रभु, उसमें भी पता फर्क है, क्योंकि जो सन है वो हाँ, एक ही चक्र में घूमता नहीं है, उसके 180 पाथ हैं जो अच्छा अभी। अच्छा, ठीक है, समझ गया हाँ, समझ गया। माधवी माता मतलब जी ने वो एक पूछा। टाइम पे मून के नीचे भी आस्ता है। हाँ जी। और दूसरी बात क्या है प्रभु जी, कि जब सन वो प्रदक्षिणा लगाते हैं तो हमारा जो एक्चुअल है ना वो ऐसे टेढ़ा है, टिल्ट है, वो 23.5 डिग्री का, जो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि हमें जो हाँ, हाँ, पता है वो जो ध्रुव तारा है उससे हाँ, 23.5 डिग्री हम लोग वो टिल्ट कर देते हैं अर्थ को, तब उनके कैलकुलेशन सही आते हैं। अच्छा तो अच्छा, वो जो टिल्ट है उसकी वजह से, क्योंकि ये भूमंडल है ना, कैसे है कि भूमंडल जो है ये ट्राइंगुलर है, आप देखेंगे अगर तो, हम्म, आप है ना, आपने श्रीयंत्र देखा होगा, तो श्रीयंत्र कैसे ट्राइंगुलर होता है, जी, तो अगर आप देखेंगे वो जो स्लोप है हाँ, उसकी वजह से ये टिल्ट है। ओके, ओके, तो उस टिल्ट ठीक, की वजह से आप देखेंगे कि मून, सन और अर्थ जो है
ये एग्जैक्ट यहाँ पे मैं ना मैप से मतलब मार्किंग करके एग्जैक्ट से नहीं बना सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि दिस इज जस्ट अ मतलब प्रेजेंटेशन। बट लेकिन Got मैं it, सिर्फ, Vijay. हाँ, मैं सिर्फ इसको एज अ प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहा हूँ। आप एग्जैक्ट नंबर से मैच करके देखेंगे ना, जितना जितना है उसे स्केल से बना के देखेंगे, तो आपको दिख जाएगा किस तरह एक ही पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है भाई, समझ गया, थैंक यू। हाँ, हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न, या हम आगे बढ़ते हैं? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि पितरी और देवता ये आधे आधे भाग में रहते हैं चंद्रमा के। तो आप देखेंगे इस जगह, यहाँ पे जब न्यू मून डे हो जाता है हमारे लिए, हमको अर्थ पे कुछ भी नहीं दिखता है। इस जगह यहाँ आधे हिस्से में जो पृथ्वी रहते हैं और जो देवता रहते हैं, उनके लिए भी आप कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश दिखता है। लेकिन जो ही मून घूम के इस स्थिति में आएगा, तो जो पितरी हैं उनके लिए रात्रि हो जाएगी, और जो देवता हैं उनके लिए आफ्टरनून आप कह सकते हैं। और यहाँ पे ये मिडनाइट है पितरियों के लिए। इसी तरह जब ये फुल मून आएंगे, तो फुल मून में आप देखेंगे कि पितरियों के लिए भी यहाँ पे दिन रहता है, और देवताओं के लिए भी दिन रहता है। और इस स्थिति में देवताओं के लिए रात रहती है, और जो पितरी हैं उनके लिए दिन रहता है। आगे चलते हैं। तो जो नीचे वाला है उन्हें कहते हैं कृष्ण पक्ष, और इन्हें कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो देखिए यहाँ पे हमें न्यू मून इसलिए दिखता है क्योंकि ये ढक गया, ये जो हिस्सा है पूरा जो पृथ्वी की तरफ है वो हमें विजिबल नहीं है। जहां पे प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, वो हिस्सा पृथ्वी से दूर है, और इस जगह पृथ्वी से पूरा का पूरा ये विजिबल है। तो ये शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आप देखेंगे कि वो पितरियों के लिए दिन है। तो देखिए यहाँ से हमने दिखाया कि पितरी की रात यहाँ पे, पितरियों का दिन यहाँ पे, और यहाँ पे कंप्लीट पितरियों का दिन, यहाँ पे भी दिन, और फिर पितरी की रात। तो शुक्ल पक्ष ऊपर और कृष्ण पक्ष नीचे, इस तरह से अरेंजमेंट है। फिर हम इसे अगर थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं इसी चीज को, तो हम इसे देख सकते हैं। कल मैं आपको बता रहा था कि वायु पुराण में जो अर्थ है वो एक्चुअली अर्थ एलिमेंट कंडेंस्ड है। तो उसका रेफरेंस यहाँ है, घन तोयत्मकम तत्र मंडलम शशिना स्मृति समृतमी घन तेजोमयम शुक्ल मंडलम भास्करथस्य तुल्य। तो कहने का अर्थ है कि घना, घना मतलब कंडेंस्ड, और तोया, तोया मतलब वाटर। जो मून है वो कंडेंस्ड वाटर एलिमेंट है भाई। जैसे कि कल भी मैंने उदाहरण दिया था, जो H2O है, पानी है, तो H2O का कंडेंस्ड फॉर्म पानी है। उसी तरह जो वाटर एलिमेंट है अप, उसका कंडेंस्ड फॉर्म मून है। इसी तरह अर्थ एलिमेंट का जो भूमि है, उसका कंडेंस्ड फॉर्म हमारा भूमंडल है, और फायर एलिमेंट का कंडेंस्ड फॉर्म सन है। ये वायु पुराण से हमें यहाँ मिलता है रेफरेंस। आगे चलते हैं। अब हमने सूर्य और चंद्र की स्थितियों को देखा है। अब आगे बढ़ते हैं इनसे ऊपर, सूर्य, चंद्र, और अब हेवनली अबोर्ड्स की तरफ आते हैं। तो जो हेवनली अबोर्ड्स हैं स्वर्ग लोक की तरफ, हम उनकी तरफ जा रहे हैं। इनकी स्थिति कहां पर है? तो आप मून से, जो चांद है उससे वो 3 लाख योजन ऊपर देखेंगे कि 27 नक्षत्र हैं। इन 27 नक्षत्रों की देवियां हैं 27 प्रिसाइडिंग डीटीज, जो कि दक्ष, महाराज दक्ष की बेटियां, पुत्री थीं, और जिनका विवाह चंद्रमा से हुआ। एक और साथ में नक्षत्र हैं जिनका नाम है अभिजीत, जो कि आषाढ़ और श्रावण में ही दिखते हैं 2 जगह। तो जो अभिजीत नक्षत्र हैं वो 2 ही बार दिखते हैं। तो ऐसे 28 नक्षत्र हैं। अच्छा, नक्षत्र किसे कहते हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, कि जो नक्षत्र है वो कभी आपको हमेशा टिमटिमाता दिखता है, वो कभी डूबता नहीं है। जो तारा है वो डूब जाता है, सूर्य डूब जाता है, लेकिन जो नक्षत्र हैं अपनी स्थिति में ही रहते हैं। तो हमेशा आपको प्रकाशित करते रहेंगे नक्षत्र। और ऐसे ही नक्षत्रों में ये भगवान कहते हैं कि नक्षत्राणाम अहम
शशि, कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। ये नक्षत्र भी सूर्य की ही प्रकाश को हमें प्रकाशित करके दिखाते हैं। 28 हैं, और इनका ही मूवमेंट, जो मूवमेंट है नक्षत्रों का, दैट ओनली आई थिंक इज, हमारा जो जोडियाक है वो भी हम आगे देखेंगे, कॉन्स्टिलेशंस का, जो हम कहते हैं समय का चक्र या फिर काल चक्र, वो किस तरह से इनसे जुड़ा हुआ है वो भी हम देखते हैं आगे नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, ये जो आपने नक्षत्र बताया, तो जो सप्त ऋषि हैं वो इसी में है या ध्रुव नहीं लोक माता जी, नहीं माता जी, हम लोग ऊपर, अब जैसे हम लोग आ गए हैं, पता है वह चंद्रमा से 27 नक्षत्र तक, फिर हम ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको आगे दिखेंगे कहाँ पे अच्छा, सप्त ऋषिज हैं। मतलब दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस नक्षत्र? नो नो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ दिस नक्षत्र। ये जैसे वो आपने नाम भी सुना होगा, अश्लेषा नक्षत्र। यस, एक एक भी नक्षत्र का नाम है अश्लेषा, और भी बहुत नाम है, मेरे को एकदम ध्यान नहीं आ रहे। तो अलग अलग नक्षत्र हैं, तो उनके हिसाब से ये 27 है नंबर में। और और जो रोहिणी हम काल नक्षत्र, चक्र बोलते हैं वो ये नक्षत्रों से ही बनते हैं, इन 27 नक्षत्रों को ही काल चक्र बोलते हैं। नहीं माता जी, वो हम आगे देखते हैं, अभी धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, राइट। तो वहां देखेंगे। दूसरा, मनुष्य की जो दृष्टि है वो ध्रुवलोक तक ही जा सकती है, इसलिए जो ध्रुव तारा है वो हमें लास्ट दिखता है, ऊपर के जो लोक हैं वहां तक हमारी वो दृष्टि नहीं जा सकती। यही पता लोक है वो ध्रुव लोक, जहाँ पे क्षीरोदक्षाई सागर है और क्षीरोदक्षाई विष्णु का निवास है, जो कि हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भी निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए जो माता जी सप्तर्षि पूछ रही हैं, इस तरह से इनका पूरा एक के बाद एक इनका अरेंजमेंट है। सबसे पहले सन, फिर मून, कितना है, 1,00,000 योजन ऊपर है, 1,00,000 योजन। उनसे ऊपर है कॉन्स्टिलेशन, जो 27 नक्षत्र हैं, वो कितना ऊपर है, 3,00,000 योजन है। कहां से, मून से, या फिर वो चंद्रमा से 3,00,000 योजन ऊपर है। उनसे 2,00,000 योजन ऊपर है शुक्र ग्रह, उनसे ऊपर है वो बुध, फिर है अंगारक या फिर मार्स, उनसे ऊपर बृहस्पति, फिर शनि, और जो 7 सप्तऋषिज हैं, जो माता जी बता रही हैं कि 7 ऋषिज, जो हमें वो सप्तऋषि मंडल दिखता है, जो कि ये ग्रेट बियर और स्मॉल बियर भी ये लोग कहते हैं आजकल के मॉडर्न साइंस में। तो वो 1.1 मिलियन योजन ऊपर हैं, कहां से, विद रिस्पेक्ट टू द सन। ये इसके, अगर सन के आप हाइट लेंगे तो 2.5 मिलियन योजनर्स है, लेकिन इनका डेल्टा है, मतलब इन दोनों के बीच में कितना फर्क है वो है, उनके ऊपर है 1.3 मिलियन योजन, या फिर वो 13 लाख योजन पोल स्टार, या फिर वो ध्रुव तारा, ध्रुव लोक। ये इसका कंप्लीट यहाँ पे हमने एक पिक्चर में समराइज कर दिया है। दूसरी बात यहाँ पे देखने लायक ये है, हमारे शास्त्रों में नवग्रह हैं, नवग्रह, 9 ग्रह। उन 9 ग्रह में पृथ्वी ग्रह नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की स्थिति भूमंडल में स्थित है। जो नवग्रह हैं वो इस तरह हैं, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध, शनि और गुरु, ये नवग्रह हैं हमारे। तो आपको यहाँ पे 7 नवग्रह दिखेंगे, साथ में पृथ्वी ग्रह नहीं है। जो साइंटिस्ट लोग प्लैनेट्स मानते हैं उनसे हमारा मॉडल अलग है, वो अर्थ को प्लैनेट मानते हैं, लेकिन हम वर्ष कहते हैं, भारत वर्ष, जो कि हमने कल वो देखा था कि प्रियव्रत महाराज ने 7 वर्षों की कैसे स्थापना करी। ये बात क्लियर है नवग्रह और वर्षों में। दूसरा, यहाँ पर हमने जो पिछला मॉडल दिखाया था एक, उसमें ये वाला एक्सेल काफी छोटा था, और यहाँ आपको दिखेगा कि जो सन है उसका एक्सेल काफी छोटा यहाँ हो गया, लेकिन एक्चुअलिटी में कैसे वो ऐसे है, इस तरह आपको दिखता है। ये एक्चुअल मॉडल है, थोड़ा सा आपको बेटर दिखेगा इसमें। जो सन का एक्सेल है यहाँ लंबा है, और जो वो ध्रुव लोक से एक्सेल आ रहा है वो छोटा है। प्लस हमारे पास जो 3 ग्रह हैं, कौन कौन से, शुक्र, बुध और मंगल, इनका प्रदक्षिणा पथ जो है सूर्य के प्रदक्षिणा पथ के अंदर ही आता है। और हमारे पास ऐसे वो 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका प्रदक्षिणा पथ सूर्य के प्रदक्षिणा पथ से बाहर है,
वो है शनि, गुरु और शायद पता शायद मार्स, क्योंकि यहाँ मून आ गया ना। अच्छा 3 है ये, मून, शुक्र और बुध, इन तीनों का प्रदक्षिणा पथ अंदर है। और जो ऊपर के 3 है, मंगल, गुरु और शनि, इन तीनों का प्रदक्षिणा पथ बाहर की तरफ है सूर्य से। तो आप इसलिए देखेंगे ये लोग, साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं कि ये लोग जब सोलर सिस्टम का मॉडल दिखाते हैं तो उसमें जो अर्थ का प्रदक्षिणा पथ है उससे बाहर मार्स का प्रदक्षिणा पथ रखते हैं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्स का प्रदक्षिणा पथ है वो सूर्य के प्रदक्षिणा पथ से बाहर है। उसी तरह जुपिटर और शनि का भी प्रदक्षिणा पथ जो है वो अर्थ के, जो मॉडर्न साइंस कहता है कि अर्थ के बाद मार्स आता है, मार्स के बाद भी जुपिटर और फिर शनि, तो वो बिल्कुल मैच करता है हमारे से। तो अगर आप अर्थ को ना घुमा के सन को रोटेट करेंगे, बिल्कुल मैच हो रहा है। और उसी तरह जो बुध है और शुक्र है, उनके प्रदक्षिणा पथ, मून का भी, उनका प्रदक्षिणा पथ अर्थ के प्रदक्षिणा पथ से छोटा है। ये मैं आपको सोलर सिस्टम का भी मॉडल से कंपेयर करके दिखा रहा हूं, अगर आप इसे थोड़ा समझ पाए। कोई भी शंका है तो पूछिए। हरे कृष्णा, ये क्लियर है मेरी तरफ से? ओके, किसी को प्रश्न नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये थोड़ा बेटर हरे यहाँ पे। कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी हरे माता जी। कृष्णा। हाँ जी माता जी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू प्रभु जी, यस बट हम देखते हैं कि मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। यस माता जी, सही है। तो फिर ये मॉडल में मून का पोजीशन तो सन से थोड़ा ऊंचा दिखा रहे हैं आप। हाँ जी माता जी, लेकिन पता सूर्य का तो प्रकाश पड़ेगा ना, जो प्रकाश है उसे कोई रोक थोड़ी ना सकता है बीच में। लेकिन अगर मेरा एक और क्वेश्चन है कि अपना सूर्य से अगर मून ऊपर में है तो हाँ जी। हमारे जो ये अंतरिक्ष में, मतलब वी सीन चाइना हैज लॉन्च्ड इट्स सैटेलाइट ऑन द मून, यस वी माता कुड जी। नॉट। तो डिड वी रियली गो टू द मून या हम कोई छाया नक्षत्र में चले गए हैं जी माता जी। चाइना? तो हम लोग अभी देखिए डिस्कशन कर रहे थे कि अगर आप एक्सेल देखेंगे ना सन का मेरू पर्वत से, तो बहुत लंबा है। जी और जो जो हमारा वो चांद है उसका एक्सेल, जो रथ का एक्सेल है वो बहुत छोटा है, हम अगर मेरू पर्वत से उसको कंपेयर करें तो, है ना। तो जी कहने का मतलब है जब हम ये वर्टिकली देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप भूमंडल से ऊपर की तरफ ट्रेवल करें तो जो सूर्य का प्रदक्षिणा पथ है वो पहले आ जाता है, और फिर उसके बाद जो प्रदक्षिणा पथ वो चांद का है वो आता है, अगर नीचे से ऊपर ट्रेवल करें तो। बस 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ 1 सेकंड। सॉरी। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यहां से भी आपको दिखेगा कि मून हमारे पास है भूमंडल के, और सूर्य जो है वो हमसे दूर है। अगर आप स्ट्रेट लाइन की बात करें तो यहां से एक ये सीधी रेखा खींचेंगे तो। हाँ हाँ अब जहां तक यस रही इनकी ग्रहों से जाने की बात, तो माता जी बात ऐसी है कि इतना तो श्योर है कि ये लोग मून पे तो नहीं गए हैं, मून पे दे कैन नॉट गो। वो इसलिए माता जी क्योंकि इनके ही मॉडल के हिसाब से एक एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि कोई पार नहीं कर सकता है, और ये लोग कहते हैं 1967 और 70s में इन्होंने पार कर लिया और ये वापस भी आ गए। उसके बाद कोई मिशन नहीं गया है, सिर्फ एक ही देश है दुनिया में जो मून पे गया है। अगर मान भी लीजिए उनकी बात सत्य भी है कि भाई आदमी मून पे चला भी गया, तो अब पता पृथ्वी में भी अगर आप किसी पता रेगिस्तान में जाके उतर जाएंगे तो आप कहेंगे पृथ्वी पे तो जीवन ही नहीं है। तो इसी तरह मून के कौन से हिस्से पे ही उतरे हैं वो भी नहीं पता। और इसका तीसरा बात ये है कि मून पे गए भी हैं तो देवताज आर क्वाइट स्मार्ट, और उन्होंने इनको रीडायरेक्ट कर दिया है केतु की तरफ या फिर राहु की तरफ, क्योंकि जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो ये कहते हैं कि वहां पे मिट्टी मिट्टी है, और हम शास्त्रों में ये पढ़ते हैं कि केतु और राहु ये मिट्टी के ही गोले हैं। मिट्टी मतलब वो जो सैंड होती है ना, उसके गोले हैं। तो क्योंकि अर्थ और मून
जब एक्लिप्स देखते हैं हम लोग तो राहु और केतु बीच में आते हैं। तो ये भी Yes. काफी ये संभावना है कि इनको, क्योंकि छाया मून पे पता कह सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि राहु केतु पे उतर गए हैं। एक्चुअल मून पे जाना तो माता जी उसके लिए अधिकार ही नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कल भी मैंने जैसे उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री के कक्ष में मैं जा ही नहीं सकता जो उसका इनर रूम है, क्योंकि अधिकार ही नहीं है माता जी। एक पता या मैं आप किसी के घर पे भी एकदम इनर क्वार्टर्स में नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकार नहीं है। Yes. तो उसी तरह माता जी हम नहीं जा सकते। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग गए हों, पता मान लीजिए उतर गए हों, जैसे कि हम वृंदावन जाते हैं लेकिन वृंदावन को देख नहीं पाते क्योंकि अधिकार नहीं है। तो वृंदावन हमें दिखता ही नहीं है, हमें सिर्फ जो पता मॉडल वहां पे जो हमें पता नाला और जो पता जो भी कुछ दिखता है, पता मिट्टी रोड़ा वही दिखता है, जैसा दुनिया दिखती है वैसी वृंदावन दिखता है। लेकिन क्या वृंदावन, शास्त्र तो कहते हैं चिंतामणि धाम है, हर एक जो पेड़ है कल्प वृक्ष है, हमें नहीं दिखता माता जी। तो क्या गलत है? नहीं, हमें अधिकार ही नहीं है जाने का या देखने का। हरे कृष्णा। Thank you, Prabhu. हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हाइट आप देखेंगे, हाइट फ्रॉम बेस ऑफ मेरू, जो कि वो ध्रुव लोक की है, ये 3.8 मिलियन योजनास है। और जो लेंथ है, अगर बेस से हाइट देखेंगे, वो ध्रुव लोका की 3.8 मिलियन योजना, 38 लाख योजन है। और जो सूर्य का चैरियट है वो 15.7 है। तो आप देखिए ये 4 गुना के भी ज्यादा है, मतलब वो 4 गुना के आसपास जो है प्रदक्षिणा लगाते हैं सूर्य। और ये कहाँ पे स्थित है? मानसोत्तर पर्वत पे, जो कि अब आप बताइए कहाँ पे स्थित है मानसोत्तर पर्वत? कोई अगर बता सकेंगे तो। जो मानसोत्तर पर्वत है उसकी स्थिति कहाँ पर है? तो पुष्कर द्वीप पे मानसोत्तर पर्वत की स्थिति है। हमने कल भी देखा था कि 2 भाग में जो पुष्कर द्वीप है उसको मानसोत्तर पर्वत विभाजित कर देता है। इसी मानसोत्तर पर्वत से 10,000 योजन ऊपर, या टोटल कहें 1 लाख योजन ऊपर सूर्य प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नक्षत्र, फिर है ऋक्ष, ग्रुप ऑफ स्टार्स जैसे अश्विनी, भरणी, ये सब। और वो तारा जो हम कहते हैं वो तारा डूबना, या जो हमें छोटे छोटे वो तारे दिखते हैं। और ग्रह, इन चारों में फर्क। तो नक्षत्रों के 2 भाग हैं, वो है ऋक्ष और तारक। जो तारा है वो छोटे स्टार्स हैं, और जो ऋक्ष है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं। और वो उनसे बड़े हैं साइज में। वो कितने बड़े हैं? बुद्ध के समान बड़े हैं। जितना बड़ा बुद्ध है उतना ही बड़ा ऋक्ष है। और जो तारे हैं वो उनसे छोटे हैं थोड़े साइज में, 50,000 योजन या 100, पता ये 100 योजन के आसपास के ये हैं। मतलब 1 लाख योजन, 50,000 से 1 लाख योजन के आसपास ये हैं। और जो ग्रह हैं वो हमारे सूर्य के जो रेज हैं उनसे निकलती है, उसकी वजह से ये प्रकाशमान होते हैं। जैसे सूर्य के रेज से मून प्रकाशित होता है, उसी तरह बाकी ग्रह भी प्रकाशित होते हैं। जो हमारे नवग्रह हैं उसमें पृथ्वी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे एक छोटा मॉडल देख सकते हैं, हमारे डिवोटीज कुछ इस पे काम कर रहे हैं। ये आपको मायापुर मंदिर में भी दिखेगा किस तरह से है। तो अगर मेरे साथ साहिल प्रभु हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हमारी स्थिति यहाँ पर है प्रभु, तो सूर्य चंद्र एक लाइन में हमसे मिल सकते हैं। यहाँ अगर सूर्य रहे, यहाँ पे अगर ये है हमारा चंद्र, और यहाँ स्थिति हमारी, क्या आप मेरे साथ हैं साहिल प्रभु? यस प्रभु जी, यस या प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ। तो अगर आप इस स्थिति को देखें तो सूर्य का ये मानसोत्तर पर्वत पे चैरियट है। सूर्य चंद्रमा जो यहाँ घूम रहे हैं, अगर वो यहाँ पे आ जाएं, और यहाँ पृथ्वी जो कि मेरू पर्वत के दक्षिण में स्थित है, तो ये एक लाइन में आ जाते हैं। देखिए राहु की स्थिति यहाँ बता रखी है और केतु की इस जगह। तो सूर्य यहाँ पे चल के जाएंगे, मून यहाँ पे है, केतु से हम पे रिफ्लेक्शन पड़ेगी। तो एक लाइन में जब ये चारों आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि एक्लिप्स है। ये उसका एक मॉडल है। तो सबसे ऊपर पोल स्टार, उसके नीचे सप्तऋषिज, फिर सैटर्न, जुपिटर, मार्स,
वीनस, फिर मरकरी, राहु केतु, मून और सन, और फिर नीचे भूमंडल। ये पूरा हमारा हो गया। ये 7 भूमंडल के जो लोक हैं। यहां तक किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है जो हमारा डॉल्फिन है, जो हम आकाश में देख सकते हैं, वो शिशुमार, जो प्लैनेटरी सिस्टम है। ऐसा लगता है कि जो स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, ये फोटो भी हमने ली हुई है, ये डॉल्फिन जैसे दिखते हैं। आपको मैं फोटो भी दिखाऊंगा। हमारे अपने कैमरास, जो अर्थली कैमरास हैं, उनसे जो फोटो खिंची हुई है वो डॉल्फिन जैसी दिखती है। और ये हमारे भागवत में 5वें स्कंद के 23वें चैप्टर में आता है, वो शिशुमार प्लैनेटरी सिस्टम। तो ये जो शिशुमार है, ये डॉल्फिन जैसा दिखती है। कुंडली भूत देहस्य, कुंडली भूत देहस्य मींस लाइक अ डॉल्फिन, शिशुमार। और ये वासुदेव मतलब भगवान कृष्ण का ये इनकारनेशन है। तो ये हमारे विराट रूप की एक जो स्थिति है वो दिखाती है। और योगीज कंटेम्पलेट दिस इमेजिनरी शिशुमार। अब इमेजिनरी इसलिए क्योंकि ये दिखते शिशुमार जैसे हैं, जैसे कि वो सप्तऋषिज हैं। अगर आप उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगता है चम्मच के रूप में है वो। उसके पता है, वो 3 स्टार उसके हैंडल की तरफ हैं, और एक थोड़ा सा चम्मच जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं बाकी 4 स्टार। यस प्रभु जी। तो क्या हम मान सकते हैं चम्मच है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो दिखते ऐसे हैं। तो इसी तरह शिशुमार दिखती ऐसी हैं, तो इसलिए ये लॉर्ड के इमेजिनरी फॉर्म है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जब हम आकाश की तरफ आप देखें तो आप शिशुमार को देख के, या चंद्र और पता सूर्य को देख के भगवान की आंखें, तो जो नए लोग हैं, नए भक्त हैं, वो इस तरह भगवान पे मेडिटेट कर सकते हैं। जो उनसे उन्नत भक्त हैं वो डीटीज पे मेडिटेट करते हैं। दोनों ही मटेरियल फॉर्म्स हैं कृष्णा के, ये भगवान के भौतिक रूप हैं। एक विराट रूप या शिशुमार या फिर डीटीज, ये भौतिक रूप हैं भगवान के, ये नित्य नहीं है। कौन से नित्य रूप हैं? वो गोलोक में, और जो बाकी जो भगवान के रूप हैं वो नित्य रूप हैं। दे आर स्पिरिचुअल फॉर्म्स ऑफ कृष्णा। लेकिन जो डीटी हैं, शिशुमार हैं या विराट रूप हैं, ये मटेरियल फॉर्म्स ऑफ कृष्णा। मटेरियल मतलब ये शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहेंगी। योगीज कंटेम्पलेट ऑन दिस विराट रूप, इट इज एक्चुअली विजिबल। तो हम भी देख सकते हैं, जैसे कि हम सप्तऋषिज को देख सकते हैं, वैसे ही शिशुमार को भी देख सकते हैं। और यही हमारा जोडियाइक है। ये पूरा जो बेल्ट बनती है शिशुमार की, उसे ही जोडियाइक कहते हैं, काल चक्र। और ये जब घूमते हैं, इनकी जो गति है घूमने की, इसलिए आपकी अंतरिक्ष की गति बहुत तेज है घूमने की। लेकिन सूर्य और चंद्र की गति इतनी तेज नहीं है। तो ये घूमते हैं क्लॉकवाइज, सूर्य चंद्र घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो लगता है ऐसा है कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। वो पता है भागवतम में ऐसा डिस्क्रिप्शन है। तो परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि आप अभी आपने बताया कि सूर्य जो है वो एक तरफ घूमते हैं, एक तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, लेकिन अभी आप बता रहे हैं पीछे की तरफ जाते हैं, ऐसा लगता है। तो वो कहते हैं मानिए कि एक चींटी है छोटी सी, और आपके हाथ में आपको पता बड़ी सी वो चक्की चला रहे हैं आटा पीसने की। तो जब आप वो चक्की चलाएंगे और अगर वो चींटी धीरे चल रही है आपकी चक्की से, तो ऐसा लगेगा कि चींटी पीछे जा रही है। तो ये उत्तर देते हैं सुखदेव गोस्वामी। ये शिशुमार पे जो योगीज मेडिटेट करते हैं, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि इसकी जो पूंछ है, अच्छा यहाँ सीधा दिखता है, इसकी जो पूंछ है वो ऊपर की तरफ है, और जो इसका मुख है वो नीचे की तरफ है। तो वो कैसे, वो भी दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह का कुछ ये डायग्राम्स जो डिवोटीज ने बनाए हैं उसमें है, ये शिशुमार दिखती हैं ऐसे। क्या आप देख सकते हैं? दिस इज एक्चुअल फोटो। क्या आप देख पा रहे हैं इसको? दिस इज फ्रॉम हबल्स टेलीस्कोप। तो ये Yes, शिशुमार, Prabhu ji. हाँ, तो ये शिशुमार दिखती हैं हमें। दिस इज एग्जैक्टली लाइक डॉल्फिन। तो दिस डिस्क्रिप्शन इज मैचिंग विथ भागवतम। ये शिशुमार के अलग अलग हिस्से हैं, जो आउटर आर्म है, सन है, और जो गुड बेल्ट है, और जो सैजिटेरियस है, उनके डिफरेंट हिस्से दिखा रखे हैं यहाँ पे। इस तरह से
अगर वर्टिकली हम इसे देखेंगे, हमें लेटी हुई इसलिए दिखती है, वो भी हम देखेंगे क्यों, क्योंकि अर्थ का जो पोजीशन है, कोई अगर वो इंडिया से देखेगा तो उसे लेटी हुई दिखेंगी शिशुमार, लेकिन एक्चुअल में वो वर्टिकली अलाइंड इस तरह है। एंड यू नो ऑल दिस इज काल चक्र, जो पोल स्टार को अपना वो ध्रुव बना के और घूमेंगी। सो ये पूरा शैंडिलियर जो हमें ये मायापुर टेम्पल में भी दिखेगा, तो जब शिशुमार घूमेंगी तो दिस इज काल चक्र, जोडियाक। आगे चलते हैं, तो देखिए अर्थ की स्थिति किस तरह है। अर्थ ऐसी एक्चुअल में लेटी हुई है, मतलब थोड़ा सा वो बेंट है, आप इसे ऐसा लेटा हुआ ना माने, तो इसलिए हमें, अगर आप इसे सीधा करके देखेंगे तो आपको ये वर्टिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। थोड़ा सा टिल्ट है, तो टिल्ट की वजह से अगर कोई योगी आए हैं तो इस तरह दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो शिशुमार है, इनका मुख नीचे है और जो इनकी टेल है वो ऊपर की तरफ है। अगर हम वर्टिकली ये स्ट्रक्चर को देखें, अर्थ इस तरह है अगर अलाइंड माने तो। आगे देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन कैसे दे रखा है। जो शिशुमार है उनकी जो पूंछ है वो ध्रुवलोक है, और नीचे आते आते जो भी हमारे सप्तऋषिज हैं, जो प्रजापति रहते हैं, उनकी पूंछ के थोड़े नीचे अग्नि, इंद्र, धर्म, धाता, विधाता, ये सारे जो फॉर्म्स हैं, जो वेरियस देवताज हैं वो हैं। जो पुष्य और उत्तर आषाढ़, वो 14 स्टार्स हैं हमारे, वहां इनके बीच में स्थित हैं। जो भगवान नारायण है इनके हृदय में स्थित हैं। सूर्य इनकी पीठ पर, अश्विनी कुमार इनकी आंखों की तरफ, राहु केतु इनके मुखमंडल पे, और जो बाकी जो ग्रह हैं वो बीच में सप्तऋषि के साथ। इनसे ऊपर जो शिशुमार हैं, इनसे ऊपर जो कि वो ध्रुव लोक है, जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, इनसे ऊपर 4 लोक और हैं। सत्यलोक, जहां की ब्रह्मा जी का अबोर्ड है, जहां रहते हैं ब्रह्मा जी। उनसे नीचे है वो तपोलोक, जहां की महान ऋषि रहते हैं, जैसे 4 सनत कुमार। फिर है वो जनलोक, जहां पे वहां भी ऋषि रहते हैं, भृगु मुनि का निवास वहीं है। महरलोक, जहां सिद्ध और बाकी ऋषि भी रहते हैं। तो इन सब जगह किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, आप जाइए, मेडिटेशन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, यहाँ किसी भी तरह की मटेरियल दिक्कत नहीं आएगी। काम करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वैसे काम करने की ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही जगह है जहां आपको हाथों को, पैरों को चला के आपको भोजन अर्जित करना होता है, और वो है भारतवर्ष। पूरा भारतवर्ष, जो 9 खंड है भारतवर्ष के, स्पेशली भारत भूमि, जो भारत आप कह सकते हैं भारत खंड, भारतवर्ष का भी भारत खंड और भारत भूमि। और हम आगे देखते हैं, ये पूरा हमने एक साथ एक मॉडल में छोटे से में आपको दिखा दिया है। तो ये 4 लोग जो ऊपर के हैं वो पोल स्टार के ऊपर हैं। सबसे ऊपर सत्यलोक, जहां पे ब्रह्मा जी की स्थिति है। नीचे सारे हमारे जितने भी हमने डिस्क्रिप्शन करा है वर्टिकल मॉडल। आपको ये मॉडल भी दिखा होगा कई बार, डिवोटीज ने दिखाया होगा, जिसके अंदर यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है और एक यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है, 14 प्लैनेट्स हैं। तो अब आप इसको देख सकते हैं किस तरह स्थिति है। ये लेयर्स हैं यूनिवर्सल कवरिंग्स की। ये आप खाली टाइम आपको मिले तो वीडियो मैं पता यूट्यूब पे डालूंगा, आप इसे रोक के और पढ़िएगा कि किस तरह हर एक लेयर जो है, ये जो यूनिवर्स की लेयर्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, ये जो लेयर्स हैं उनकी विड्थ कितनी है वो भी यहाँ पे एक स्लाइड में हमने रख दी है। तो महत तत्व कितना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं बीच में मेंशन कर रहा हूँ कि जो महत तत्व है, आपको उसको 2 डिस्क्रिप्शन मिलेंगे, एक यूनिवर्सल फॉर्म में डिस्क्रिप्शन और एक सांख्य योग में डिस्क्रिप्शन। तो सांख्य क्या कहता है या सांख्य क्या कहता है, वो कहते हैं प्रधान को ट्रांसफॉर्मेशन होता है प्रकृति में, फिर प्रकृति ट्रांसफॉर्मेशन होती है महत तत्व में, और महत तत्व का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जब वो गुणा के साथ, वो जो 3 गुण हैं उनसे मिलती है, तो हमारे 5 स्थूल एलिमेंट्स बनते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। लेकिन अगर आप यूनिवर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो भागवत कहती है कि सबसे पहले हमारे पास प्रधान है, और प्रधान का ही ट्रांसफॉर्मेशन महत तत्व है, और महत तत्व का ट्रांसफॉर्मेशन अहंकार है। लेकिन सांख्य क्या कहता है, प्रधान, प्रकृति, महत तत्व, अहंकार, और फिर हमारे स्थूल जो तत्व हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन
सेम शब्द दो अलग अलग चीजों के लिए यूज करा गया है, तो इसलिए आपको थोड़ा गैप दिखेगा। तो जो ब्रह्मांड का मॉडल है, यहाँ पे जो महत तत्व है, जो लेयर है महत तत्व की, जो अहंकार से 10 टाइम्स है, वो आप इस तरह देख सकते हैं कि प्रधान, प्रधान से महत तत्व, महत तत्व से अहंकार, और फिर ये 5 एलिमेंट्स। तो ये मैंने आपको 2 डिस्क्रिप्शन बता दिए, ये मेरे को बहुत पढ़ना पड़ा, फिर उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पे निकला हूं कि ये 2 अलग अलग डिस्क्रिप्शन हैं। शांख के डिस्क्रिप्शन को हमें थोड़ा शांख की ही दृष्टि से देखना पड़ेगा, लेकिन जो यूनिवर्सल मॉडल का जो शेल का स्ट्रक्चर है, वो हमें उस दृष्टि से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक यूनिवर्स के शेल की बात है। जब सांख्य बात करता है या सांख्य बात करता है, तो वो ओवरऑल क्रिएशन की बात करता है कि प्रधान से निकले हमारे प्रकृति, प्रकृति का ट्रांसफॉर्मेशन है महत तत्व, और फिर वहां तक भी क्रिएशन नहीं होता है। फिर महाविष्णु जब महत तत्व को देखते हैं, वो प्रधान को देखते हैं, तो फिर आगे क्रिएशन जो होता है। लेकिन ये एक यूनिवर्स के शेल का स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है, सेम वर्ड फॉर 2 डिफरेंट थिंग्स। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये हम आपको पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं अच्छे से। अब हम आते हैं लोअर, जो हमारे 7 लोक हैं अभी तक। अच्छा, एक और माउंटेन रेंज रह गई है, वो मैंने अभी तक डिस्क्राइब नहीं करी है, वो है लोकालोक माउंटेन। तो जो सूर्य हैं, आप यहां से देखेंगे, जो सूर्य हैं उनसे बाहर 3 ग्रह हमने बताए थे, वो है मंगल, गुरु और शनि। इनका जो जो प्रदक्षिणा पथ है वो सूर्य के बाहर है। तो जो शनि है, उनके भी बाहर एक माउंटेन रेंज है, या फिर वो पुष्कर द्वीप से बाहर माउंटेन रेंज है, उनका नाम है लोकालोक। इसके बाहर एक आलोक वर्ष है, इसके इधर इधर की साइड एक आलोक वर्ष है, जहां तक अंधेरा है कोई नहीं जा सकता। इट इज इनहैबिटेड, कोई नहीं रहता, कुछ नहीं। तो यहाँ आप ये पता है छोटे में देखेंगे कि ये आपका लोकालोक माउंटेन्स हैं। यही जो यहाँ पे लंबे माउंटेन्स दिखा रखे हैं, ये लोकालोक माउंटेन्स है, और ये आलोक वर्ष है। ये भूमंडल पे इतना हिस्सा यहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ जो लोकालोक माउंटेन्स हैं, ये इन्होंने दोनों माउंटेन्स ने रोक रखे हैं जो सूर्य का प्रकाश है, और यहीं पे सारी व्यवस्था है, यहीं रहते हैं, यहीं 7 आइलैंड्स हैं। इनके नीचे गर्भोदक सागर और गर्भोदक विष्णु। अब जो आप बात कर रहे थे एक्लिप्स का, तो आप देखिए, ये देखिए टेढ़े जो स्लांट है ना, ये स्लांट इस तरह से है। जो सूर्य का स्लांट है वो इस तरह दिखाते हैं, मूवमेंट ऑफ सन एंड मून। तो मैं इसे अगले बार और अच्छे से थोड़ा डिस्क्राइब कर दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी है कि आप लोग आगे भी थोड़ा देखना चाहेंगे। हमने 1 आवर आई हैव कवर्ड भूवर लोक की तरफ हम अभी टच भी नहीं करा है, अंतरिक्ष को, जहाँ पे यक्ष, राक्षस, पिशाच और घोस्ट रहते हैं। तो ये पता है, ये अंतरिक्ष का हिस्सा है, ये मून तक, मून से पहले जो भूवर लोक है उसका डिस्क्रिप्शन है, जहाँ से भूवर लोक और अंतरिक्ष के बीच में जो पृथ्वी लोक से। तो ये मैंने अभी आपको डिस्क्रिप्शन शायद चलिए अगली बार देंगे। और ये सारे वहाँ पे जितने भी लोग हैं, सिद्धस, चारणस, विद्याधरस, यक्षस, राक्षसस और भूतस, प्रेतस, ये वहां रहते हैं। इस तरह से अगर आप भूमंडल की स्थिति देखेंगे, यहाँ पे हमारा मानसोत्तर पर्वत है और इनका डिस्टेंस दे रखा है। राहु, पता है, सिद्धस, यक्षस, ये पूरा आप देख लीजिएगा एक बार। तो जो हमारा वो भूवर लोक है, ये पूरा हमारा यहाँ तक हो जाता है, सूर्य के से नीचे नीचे ये पूरा वो भूवर लोक है। मून से ऊपर ये स्वर्ग लोक आ जाता है, मून तक। अब देखते हैं नीचे की जो स्थितियां हैं, जो नीचे के लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, उसमें स्वर्ग से भी ज्यादा ऐसा बताते हैं कि वहां पे इंजॉय कर सकते हैं, या आप पता स्वर्ग से भी ज्यादा वहाँ अच्छी स्थिति है। वेल्थ ज्यादा है, पावर है, सूर्य का प्रकाश नहीं आता, तो प्रकाश आता कहाँ से है? जो नाग हैं वहां पर, उनके मस्तक पे मणियां हैं, और वो जो प्रकाशित करते हैं उनसे होते हैं। और वहां पे जेम, जो दीवारें हैं वो जेम्स की या फिर रत्नों की दीवारें हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं इन्हीं लाइट्स को, जो कि नागों के सर पे मणियां हैं, उनसे प्रकाशित होता है ये जगह। यहाँ पे मृत्यु का, यस माता जी,
हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, स्वर्ग का समझ में आ गया, लेकिन जो भौम स्वर्ग है वो कहाँ पे होता है? व्हाट इज द हाँ जी, डिफरेंस? हाँ जी। सो भौम स्वर्ग माता जी, जो 7 मैंने आपको ये हमने 7 वर्ष देखे हैं, दे आर ऑल काइंड ऑफ भौम स्वर्गस। सिर्फ भारत वर्ष को छोड़कर, ओके। जो भारतवर्ष है, हमने जब जब पृथ्वी अच्छा का अच्छा जो अच्छा भूलोक अच्छा। का डिस्क्रिप्शन देख रहे थे ना, जी तो जी जी। तो आप देखेंगे वो सारे तो भूस्वर्ग हमने हैं। ये किम पुरुष वर्ष और हरि हाँ वर्ष, जी, पुरु वर्ष, ये सारे भौम स्वर्ग में आते हाँ हैं। जी, हाँ जी। जो हमने जम्बू द्वीप का डिस्क्रिप्शन देखा था, जी जी जी। तो ओके। होता क्या है माता जी कि जो भी स्वर्ग में जाते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे पायस क्रेडिट से वो स्वर्ग में जाते हैं, जब अपने आखिरी समय में होते हैं, अपने आखिरी ईयर में, वर्ष में, क्योंकि लाइफ वहां पे फिक्स्ड है कि आपको 1000 दिव्य युग जीना है या 100 दिव्य युग जीना है। तो आखिरी हिस्से में होते हैं, तो आप एक संतान की उत्पत्ति करते हैं। वो संतान 1 वर्ष में बड़ी भी हो जाती है, अपने पूरे वो चरम पे आ जाती है जो यूथ है, और फिर वहां पे बुढ़ापा नहीं है। जो भी आपका बचा हुआ कर्म है, जो भी 10% कर्म है, उससे आप आते हैं भौम स्वर्ग में। वहां पे त्रेता युग जैसा आप सुख प्राप्त करते हैं। और फिर वहां से जब 9% और कर्म खत्म होता है, तो 1% बचे हुए कर्म के साथ आप ये भारतवर्ष में प्रस्थान कर जाते हैं। तो जब भी हम भारतवर्ष में आएंगे, 99% हमारा जो कर्म है, अच्छा या बुरा, उसे खत्म करके ही आते हैं। और इसी तरह से व्यवस्था है नर्क की भी। जो 90% हमारा या आप मान लीजिए 99% जो हमारा कर्म है, जो बुरा कर्म है, वो हम नरकों में ही बिता देते हैं। फिर जो 1% कर्म बचता है, उससे हमारी स्थिति ये भारतवर्ष में बनती है। तो तभी आप देखते हैं कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ 1% ऑफ रेसिडुअल कर्मा, क्योंकि एंड प्रभु देन। जी, जो यस। टाइम का यूनिट है वो हाँ सारे जी। उसके सेम तो नहीं होता ना? आई मीन नहीं जो। माता जी, वो एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है, मैं उसे भी कवर कर दूंगा जल्दी। तो टाइम कैसे फ्लो करता है, सबके लिए अलग अलग हिसाब से टाइम फ्लो करता है। जैसे कि ये उदाहरण के तौर पे जो मच्छर है, उसके लिए 1 मिनट, हमारा 1 मिनट उसके लिए हो सकता है कि कई वर्ष के बराबर हो। तो हमारा जो 1 सेकंड है, वो नर्क के लिए कुछ 1000 साल है। तो 1 1 सेकंड आप जैसे बिता रहे हैं, तो वहां पे कई 1000 साल गुजर जाते हैं, क्योंकि वो सबसे नीचे स्थित है ब्रह्मांड के। तो आप ब्रह्मांड में जितना ऊपर जाएंगे, जो टाइम है उतना ही एक्सपैंड हो जाता है, और आप ब्रह्मांड के नीचे वो जितना जाएंगे, टाइम श्रिंक हो जाता है। ठीक है, आप ये एक्सप्लेन करेंगे ना अपने आगे यस, स्लाइड्स? यस, यस, ऑल दिस विल बी डन। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं ये बिल स्वर्ग, जो नीचे के स्वर्गज हैं, जो यहाँ पे इतना ऑप्युलेंस है कि स्वर्ग से भी ज्यादा ऑप्युलेंस लगता है। यहाँ भी मृत्यु नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टाइम का डिवीजन ही नहीं है। क्यों नहीं है? एक कारण ये भी है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं होता, तो दिन रात होती ही नहीं है वहां पे। जहां सूर्य नहीं है, वहां दिन रात होती ही नहीं है। और यहाँ पे अलग अलग डिवाइन हर्ब्स और जूसेस होते हैं, जो पी के आप खुश हो सकते हैं। और इसी यही कारण था कि हमारे जो महाराज थे, वामन देव ने, जिनके बलि महाराज, वो सबसे निचले, मोर देन स्वर्गा, लॉर्ड वामन देव गेव हिम मोर फैसिलिटीज मोर देन स्वर्गा। तो वो कहाँ पे हो सकता है? वो सिर्फ पाताल लोक में हो सकता है, मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन द होल यूनिवर्स। इस तरह का सिटीज है, बहुत एडवांस्ड साइंस है, और बहुत ही वो लोग उन्नत है। हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी देखते हैं, उससे भी ज्यादा वो लोग मटीरियलिस्टिक हैं, मोस्ट मटीरियलिस्टिक पीपल। तो इस तरह इनकी स्थितियां हैं कि मेरू के नीचे, जो मेरू पर्वत है, वो भूमंडल में 16,000 योजन धसा हुआ है। उसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। फिर वहां पे जो नागलोक है, पाताल या नागलोक, उसके नीचे देयर इज लिटिल गैप। तो और इन सबके बीच में भी गैप है। कितना गैप है? 3000 योजन का गैप है सबके बीच में। और ये 10,000 योजन के इनका विर्थ है। तो किस तरह से भी अरेंज्ड है, ये हमारा हो गया भूमंडल। जो भूमंडल डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके अंदर ही भी ये सभी स्थित हैं।
अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल। तो 16,000 ये नीचे, 10,000 + 500, इस तरह से ये टोटल मिला के 3,500 का या 3,000 का गैप आ जाता है। ये जो ऊपर वाली स्लाइड में हम गैप दिखा रहे थे, 500 योजन का दोनों के बीच में गैप है। अतल वितल में 500 का, वितल सुतल में 500 का। फिर 11,000 योजन की एक्स्ट्रा अर्थ है, और उसके नीचे लॉर्ड अनंत हैं जो कि जीव तत्व हैं। ये लॉर्ड अनंत भी कूर्मदेव पे स्थित हैं। कूर्मदेव भी गर्भोदक सागर में, ये भागवत से नहीं बता रहा, मैं दूसरे शास्त्रों से बता रहा हूं, जो कूर्मदेव हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, और वो फ्लोट कर रहे हैं, उनके ऊपर ये लॉर्ड अनंत बैठे हुए हैं जो कि शक्तावेश अवतार हैं भगवान के। ये जो अनंत शेष हैं उनसे अलग हैं। जो भगवान के गर्भोदक पता सागर में नाग हैं, शेष नाग, उनसे अलग हैं। ये जीव तत्व हैं, वो विष्णु तत्व हैं शेष नाग। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि दोनों बराबर हैं, लेकिन नहीं, दोनों बराबर नहीं, अलग हैं। तो सारे हमारे जो नीचे के स्वर्ग हैं, बिल स्वर्ग, वो पृथ्वी के अंदर ही है। पृथ्वी मतलब भूमंडल। और 28 हेलिश प्लैनेट्स का फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आता है। ये यहाँ पे आपको दिखेंगे शंकरषण, जो जो अनंत शेष हैं या शेष नाग हैं, ये भगवान पता नारायण या गर्भोदक शाही विष्णु को पता शैया के रूप में स्थित हैं। ये अपने माथे पर पृथ्वी नहीं लिए हुए हैं, वो अनंत शेष अलग हैं। तो ये शंकरषण कौन है? इन शंकरषण के मस्तक से ही 11 रुद्रों की उत्पत्ति होती है। ये वही शंकरषण है जिसने यमुना जी पता जब भगवान कृष्ण आए तो यमुना जी में उनको छत्र बन गए थे भगवान के। जब वासुदेव जी पता है वसुदेव जी यहाँ से जा रहे हैं और भगवान वासुदेव उनकी गोदी में हैं, और ऊपर से जो छत्र हैं वो शेषनाग हैं। दूसरा, अनंत शेष का ऐसा भी डिस्क्रिप्शन है कि जो ब्रह्मांड तैर रहे हैं कारण सागर में, वो भी अनंत शेष लॉर्ड शंकरषण वहां भी स्थित हैं, और कूर्मदेव वहां भी स्थित हैं। तो दो जगह स्थिति हो गई। एक यूनिवर्स जो कारण सागर में तैर रहा है वो स्थित है अनंत शेष पे, और वो अनंत शेष फिर से कूर्म अवतार पे स्थित हैं और वो तैर रहे हैं कारण सागर में। वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें गर्भोदक सागर में भी दिखता है कि हमारे गर्भोदक सागर हैं, वहां अनंत हैं, लॉर्ड अनंत जो कि जीव तत्व हैं, उनके ऊपर ये हमारी पृथ्वी रखी हुई है। इस तरह से कुछ ये बिल स्वर्ग हैं, ये हमारी पृथ्वी, ये अनंत सागर से, और यहाँ पे जो बीच का हिस्सा है इसमें लॉर्ड अनंत और कूर्मदेव। कुछ लोग इस तरह दिखाना चाहते हैं कि पता है यह शेषनाग के ऊपर ही पृथ्वी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और साथ में इन्होंने भी शंकरषण के रूप में अवतार लेते हैं, ये जो अनंत हैं, और ये वो 4 कुमारों को भागवत प्रवचन करते हैं। तो हमारा जो मॉडल का यूनिवर्स है मायापुर का, उसमें ये हम देखते हैं सेम चीज। फिर है पितृलोक। तो हेलिश प्लैनेट्स, जब ये 7 लोकों के नीचे हमारे पितृलोक की स्थिति है, पाताल के नीचे पितृलोक की स्थिति है, और उसके नीचे 28 हमारे हेल हैं। 28 का ही डिस्क्रिप्शन दिया है भागवत में, वैसे बहुत सारे हैं। उप्स, हरे कृष्णा। या फिर हम देखते हैं कि जो ये पितृलोक है वहां पर यमराज जी सबका टेस्ट लेते हैं, और पितृलोक से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का हमारे ये पूरा मैप हमने आपको डिस्क्रिप्शन कर दिया है, ये पूरी स्थिति है। तो ये मटेरियल कवरिंग्स, ये ऊपर के प्लैनेट्स, यहाँ पे लोकालोक माउंटेन्स, 7 जो नीचे के बिल स्वर्ग हैं, नीचे पितृलोक हेलिश प्लैनेट्स, लॉर्ड अनंत जो कि गर्भोदक सागर में है। इस तरह का आप देखेंगे, ये मॉडल है एक्चुअल मॉडल जो वर्टिकल हमें दिखता है। अब जैसे ये बात आती है कि हिरण्याक्ष जो था उसने पूरी पृथ्वी को लेके गर्भोदक सागर में डुबा दिया, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि ये लॉर्ड अनंत शेष के ऊपर से उसने उठा के और उसे रख दिया था। यहाँ ब्रह्मांड के जो मतलब बाउंड्री है उससे यहाँ पे थोड़ा गैप है, और इस गैप की वजह से ही जो पृथ्वी है वो डूब गई थी गर्भोदक सागर में।
फिर वराह अवतार आए और वराह देव ने इसको अपनी स्थिति में स्थापित कर दिया लॉर्ड अनंत शेष के ऊपर। सो ये डायग्राम एक्चुअल बताता है कि किस तरह ये स्थिति है। क्या आप क्लियर है अब आपको कि वो कैसे जो पृथ्वी है अपना जो ध्रुव है वो छोड़ के और गर्भोदक सागर में डूब गई थी इस गैप की वजह से, ये जो बाउंड्री गैप है इसकी वजह से। तो हिरण्याक्ष ने यहीं से उठा के पृथ्वी को नीचे कर दिया था। यहाँ पे कोई प्रश्न है बताइए। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा ये समाप्त हुआ सेशन। कोई भी आपको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो हम आज का ये सत्र समापन कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम आज का सत्र समापन करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।